Good morning, students. Today's topic is friction. Uh, Consider following thought experiments. First experiment: send a book sliding across a long horizontal counter. What will happen? It will slow down and eventually it will stop. According to second law of motion, a body can stop only if some force acts opposite to its motion. So, if this is a book, it is uh, pushed or book is sent sliding across a long counter. It is counter, long counter. It is pushed. What will happen? After covering certain distance, the book will stop. So, according to Newton law, only force can produce motion and only force can destroy motion. सो ये बुक यहाँ से इधर जा रही थी, इट वॉज मूविंग. सो इसका रुकना जो है, इट इंडिकेट्स इसका रुकना आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस. इट शोज दैट देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक एंड दैट फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस रिटार्डेशन और इस बुक की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और ये रुक जाएगी. सो if we send a book sliding across a long horizontal counter, it slows down, which and eventually it stops. It shows that there is some opposing force, a force which is acting opposite to the motion of book, and that force is frictional force. Now, second thought experiment. Push horizontally or pull horizontally on a heavy crate. It is a crate. It is pulled horizontally on the floor. It is ये floor है. Now the crate doesn't move. Suppose you applied 500 Newton force and it does not move at all. What does it mean? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर फोर्स लगती है तो मोशन प्रोड्यूस होगा. इफ नेट फोर्स एक्स, मोशन प्रोड्यूस होगा. अगर नेट फोर्स जीरो है तो मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा. सो इट इंडिकेट्स कि ये जो हमने 500 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये डेफिनेटली किसी दूसरी फोर्स के साथ कैंसल हो गई एंड दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 500 एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. पुल इस तरफ है, अगर ये 500 न्यूटन है, ये फ्रिक्शन भी 500 न्यूटन है, दोनों आपस में कट गए और क्रेट मूव नहीं करी. तो आई रिपीट, व्हेन दिस क्रेट इज पुल्ड, द क्रेट डजंट मूव. सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि there must be some force acting on the crate which cancels the force which is applied by us. And moreover, these two forces, ये pull 500 Newton, pull of 500 Newton and this frictional force, they must be equal and opposite. और इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो क्रेट के ऊपर, और इसलिए नहीं चल रही है. Now you push the crate even harder. Suppose you increase this applied force to 1000 न्यूटन और ये फिर नहीं चली. ये फिर नहीं चली तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस frictional force has also increased to 1000 न्यूटन. जब हमने 500 न्यूटन लगाई थी पुल, तो ये फ्रिक्शन भी 500 था और दोनों आपस में कैंसिल हो गए थे. व्हेन वी इंक्रीज दिस पुल ऑन द क्रेट टू 1000 न्यूटन, तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ के 1000 न्यूटन हो गया. अगेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रेट इज जीरो और इसलिए फिर नहीं चल रही है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ. नो पुश विद
ऑल योर स्ट्रेंथ मीन्स आपने इसके ऊपर 2000 न्यूटन की फोर्स लगाई और ये चलने लग गई। तो एविडेंटली वी कैन से फ्रिक्शन की एक लिमिट है जहाँ तक ये बढ़ सकता था। जब आपने 500 न्यूटन फोर्स लगाई थी तो फ्रिक्शन भी 500 कर दी, ये 1000 हो गया। फिर 1500 कर दिया अप्लाइड फोर्स तो ये भी 1500 हो गया। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती गई फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को अप्लाइड फोर्स के बराबर एडजस्ट करता गया। सो वी कैन से friction is self adjusting force. It adjusts its value equal to the applied force. So this is the important conclusion which can be drawn from this second thought experiment. And finally say 2000 लगाई तो ये नहीं चला, लेट अस 2001 लगाई तो ये चल पड़ा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2000 न्यूटन तक जा सकता है। सो इट इज़ लिमिटिंग वैल्यू। इफ़ आई अप्लाई 2001 न्यूटन फोर्स, दिस crate begins to move forward on the floor. So 2001 न्यूटन एंड फ्रिक्शन इज 2000, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 2001 न्यूटन माइनस पीछे की तरफ फ्रिक्शन 2000। सो दिस इज नेट फोर्स। ये नेट फोर्स इसको आगे मूव करेगा एंड दिस 2000 न्यूटन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज maximum value of friction between crate and the floor. Ye arrow, this is your frictional force. Now this has been shown here in the form of pictures. No attempt, कोई force नहीं at sliding, no attempt is made to slide this body and no motion, कोई motion नहीं है, friction force भी नहीं है। force फ्रिक्शन वाली तब एक्ट करेगी जब बॉडी को आप चलाने की कोशिश करेंगे या चल रही होगी। हेयर फोर्स अप्लाइड, फ्रिक्शन पीछे की तरफ। एफ अप्लाइड, अटेम्प्ट स्लाइडिंग बट इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, नो मोशन, दोनों आपस में कैंसिल होगी। एफ अप्लाइड इज नॉट स्ट्रोंगर बट इज स्टिल बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये 500 थी तो ये भी 500, ये आपने से 1000 कर दी, ये भी 1000, स्टिल these two forces balance each other and no motion is produced. Now applied force is now even stronger. ये मैंने इस एरो की लंबाई में बढ़ाता जा रहा हूँ। देखिए इसकी यहाँ छोटी थी, यहाँ बड़ी कर दी, ये भी बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे ये बड़ा तो ये भी बड़ा। लेंथ ऑफ एरो indicates the magnitude of force. तो आगे no motion. Now F applied has overcome the static friction and block slides and accelerate. इसलिए जैसे यहाँ पे 1 न्यूटन इज़ द रिजल्टेंट फोर्स, तो इसके कारण इसकी स्पीड बढ़ेगी क्रेट की, एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस। 6 to maintain speed, lesser force is required to match weak frictional force. Once this crate begins to move, then lesser force will be required to maintain motion of the crate. It shows friction decreases. अब to start motion this much force is required. उसके बाद जो है सपोज 1800 न्यूटन फोर्स लगा के करेट चलती रहती है। इसका मतलब अब फ्रिक्शन 2000 से घट के कितना हो गया, 1800 न्यूटन। वाई फ्रिक्शन डिक्रीजेस, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो ये जो फोर्सेस हैं सारी एट 2001 मोशन इज प्रोड्यूस, 2000 इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, 2000 से कम रहेगी अप्लाइड फोर्स, देन क्रेट विल बी एट रेस्ट। सो एनी फोर्स विच इज लेस देन 2000 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 2000 न्यूटन से कम रहेगी तो क्रेट विल बी एट रेस्ट। सो ऑल दीज वैल्यूज आर कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। 500 न्यूटन लगाएंगे ये नहीं चलेगी, तो 500 न्यूटन इज स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज इट इज स्टेशनरी।
1000 फोर्स लगाएंगे तो 1000 फ्रिक्शन हो जाएगा, तो 1000 पे भी मोशन नहीं प्रोड्यूस होगा, तो 1000 इज ऑल्सो स्टैटिक फ्रिक्शन। 1900 लगाओगे, अगेन इट विल बी एट रेस्ट, so 1900 न्यूटन इज अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन। The motion starts at 2001 when motion has been produced, then friction decreases, it is called kinetic friction. So if you plot a graph, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज़ अप्लाइड फोर्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज स्ट्रेट लाइन। इट शोज़ कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, और दिस इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो वी कैन से ये होना चाहिए आपका 2000 न्यूटन, ये दिस इट इज़ 2000 न्यूटन, और ये अप्लाइड फोर्स इट इज़ ऑल्सो 2000 न्यूटन। ये 2000 है तो दिस इज़ 500, दिस इज़ 1000, दिस इज़ 1500, ये सारी फोर्सेस दे आर कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ये दिस इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद 2000 न्यूटन, तो दिस इज़ ऑल्सो 2000 न्यूटन। उसके बाद जो है ये अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाते गए। अप्लाइड फोर्स आप अब जितनी मर्जी कर लो, अगर आप इसको 2500 कर दोगे तो 2500 न्यूटन इज अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन विल रिमेन 1800, तो नो नेट फोर्स इज 700। अगर इसको आप 3000 कर दोगे फ्रिक्शन फिर भी 1800 ही रहेगा। 4000 कर देंगे तो फ्रिक्शन फिर भी उतना ही रहेगा। सी ये अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है लेकिन फ्रिक्शन ये कितना है 1800, तो ये दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। नो then we have next cause of friction. These are two bodies. When they are seen with the help of a powerful microscope, then you will find the surfaces of bodies are not smooth. अगर हम इवन फ्लोर को देखेंगे तो हमें स्मूथ लगेगा, बट इफ़ यू वॉच इट विद द हेल्प, ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, तो आपको ऐसी लहरें सी नज़र आएगी। मतलब ये दिस इज़ डिप्रेशन, दिस इज़ एलिवेशन, यू कैन से दिस इज़ बम्प, और ये हमारा डिप्रेशन। तो ये बॉडी का सरफेस, और दूसरी बॉडी जो है हम देखें तो ये ऐसे है, ये इसके ऊपर भी क्या होगा, यू विल फाइंड सरफेस टू बी इरेगुलर व्हेन दीज टू बॉडीज आर प्लेस्ड ऑन ईच अदर। तो व्हाट विल हैपन, ये नीचे वाले का प्रोजेक्शन और ऊपर वाले का प्रोजेक्शन या बम, यहाँ पे मोलिक्यूल्स ऑफ टू बॉडीज विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये बी बॉडी का मॉलिक्यूल है, ये ए बॉडी का मॉलिक्यूल है, ये दूर है। ये मॉलिक्यूल बी का है, ये बी का है, तो ये भी दूर है। लेकिन ये जो यहाँ पे हैं ए बॉडी और बी बॉडी के मॉलिक्यूल्स, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो दिस इज एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सो वी कैन से देयर आर few points at which the two bodies are in contact with each other. It is because of irregularities on the surfaces. अगर ये स्मूथ होते ऐसे तो बहुत सारी जगह पे, क्या सारी ही जगह पे ये पॉइंट कांटेक्ट में होते दोनों बॉडीज। ये ए बॉडी का मॉलिक्यूल बी का, ए का बी का, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे कांटेक्ट। बट since the surfaces are irregular, therefore there are very few points of contacts. So when a body rests or slides on a surface, the surface exert a single contact force which is electrical in origin. इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स और इस बॉडी के मॉलिक्यूल दे विल इंटरेक्ट, बट वेयर एट एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कूलम लॉ में एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है मॉलिक्यूल में, इसके मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस इंटरेक्ट, but here that electric force of attraction will be very weak,
and here the distance between electric charges of डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये ए का मॉलिक्यूल, ये बी का मॉलिक्यूल, इनके इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम होगी, और जहाँ कांटेक्ट पॉइंट नहीं है ए का मॉलिक्यूल और ए बी का मॉलिक्यूल, तो यहाँ इनके बीच में फोर्स, इनके चार्जेस के बीच में कम होगी. सो एट एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट of molecules, strong electric bonds are formed. I repeat, when two bodies are placed on each other, due to surface irregularities, there are few actual points of contact, and at these actual points of contacts, strong molecular bonds are formed. And suppose ये है उन सब forces का resultant. There are several bonds which are formed at the actual points of contact. When you will pull this body on the surface, ये जो resultant force होगी इन सभी bonds की, ये इस तरह. This is the resultant force. It is the resultant of all the molecular bonds या forces which exist between the molecules of body A and B. I repeat, there are several contact points, और यहाँ पे forces है molecule के बीच में, यहाँ भी है, यहाँ भी है. This is the resultant of all those forces which are acting between molecules of A body and B body. This force is called contact force. Resolve this force into two components. This is normal reaction. This component is normal reaction component, और इसका दूसरा component it is frictional force component. So this force is component of this contact force. इस contact force के component ही है, एक component है. This force is due to force of attraction between electric charges of molecule of A and molecule of B. तो ये इसका component है, तो ये भी this is component of this force. This force is electrical in origin, तो ये component भी electrical in origin. So we can say friction is electrical in origin. So if you want to move this body on the surface, we need to overcome this frictional force. Smoothing of surfaces can increase friction. कैसे? अगर ये surface smooth हो जाए, अगर यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा गड्ढे को भर दें और इसको भर दें, और अब इन दो बॉडीज़ को एक दूसरे के ऊपर रखें, तो एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विल इंक्रीज, और ये मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ पे यू कैन सी हेयर, ये यहाँ पे ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत दूर हैं, ए और बी के. लेकिन अगर मैं इसको गड्ढे को भर दूँ ऐसे, ये, और इस ऊपर वाले का सरफेस भी मैं स्मूथ कर दूँ, तो अब ये बी का मॉलिक्यूल, ये ए का मॉलिक्यूल, इनके बीच में डिस्टेंस कम होगी, और मैं इसकी स्मूथनिंग करूँगा ऐसे, इसके गड्ढे को भर दूँ, तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास हो जाएंगे, तो यहाँ भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बन जाएगी. सो वी कैन से कॉन्टैक्ट्स पॉइंट्स विल इंक्रीज, और ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स इंक्रीज हो जाएगी, और ये रिजल्टेंट है उन सारी मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स का, ये भी बढ़ जाएगा, तो ये कंपोनेंट भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा. फ्रिक्शन क्यों डिक्रीज करता है व्हेन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग? सी, when motion starts, friction decreases because fewer molecular bonds are formed, due to which this contact force will decrease. If this force decreases, frictional force will also decrease. Now friction
is of two types. But before discussing types of friction, let me introduce the definition of friction. We say friction is an opposing force which acts when a body tends to move or is moving on the surface of other body. ये वो फोर्स है, वो तब लगेगी जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलने की कोशिश करे। यहाँ पे नो अटेम्प्ट इज मेड टू स्लाइड दिस बॉडी, देयर विल बी नो फोर्स। हियर अटेम्प्ट इज बीइंग मेड टू स्लाइड दिस बॉडी ऑन द फ्लोर, सो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, लेकिन मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो वी कैन से फ्रिक्शन इज अ फोर्स, अपोजिंग फोर्स, जो मोशन को अपोज करती है। एंड व्हेन इट विल एक्ट व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू मूव, यहाँ पे इट इज टेंडिंग टू मूव, हेयर इट इज टेंडिंग टू मूव, फ्रिक्शन होगा। हेयर इट इज अगेन टेंडिंग टू मूव, हेयर फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स हैज़ ओवरकम फ्रिक्शन, तो मोशन हैज़ प्रोड्यूस, तो इसमें भी फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेस मोशन, या फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच एक्ट्स व्हेन a body tends to move or is moving on the surface of another. It is of two types, static friction and kinetic friction. Static friction, as I told you, when applied force on the crate is less than 2000 Newton, वो सारी values 2000 से कम जो है they are called static frictions. So we can say it is friction which acts when body is tending to move but motion has not started. अभी बॉडी जो है रेस्ट में है, तब जो फोर्स फ्रिक्शन की होगी दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड काइनेटिक, काइनेटिक मीन्स मोशन, इट इज फ्रिक्शन विच एक्ट्स when body is moving on the surface of another body. Then motion can be sliding and rolling. So we say kinetic friction is of two types, sliding and rolling. We will discuss these later on. Now laws of limiting friction. Limiting friction acts tangential to the two surfaces in contact. See, ये हमारा एक सरफेस, ये इसके ऊपर दूसरी बॉडी रखेंगे, ये है टेंजेंट टू लोअर सरफेस। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ टेंजेंट ड्रा करना चाहूँ तो ये होगा टेंजेंट, बट ये दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ टेंजेंट ड्रा करना हो, जैसे ये है और ये है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये होगा, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये होगा। व्हेन दीज टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, ये तो दोनों का टेंजेंट कॉमन होगा, ये दिस इज कॉमन टेंजेंट। सो फर्स्ट लॉ, limiting friction, this will be limiting friction. Limiting friction acts tangential to the two surfaces in contact. This arrow is tangent to lower surface as well as upper surface, so it will act tangential to the two surfaces in contact and opposite to the direction of motion. It is independent of apparent area of contact. It means, जैसे हमारे पास बुक है, उस बुक को अगर आप टेबल पे रखें तो उसको भले आप ऐसे रखें, से दिस इज बुक, तो हेयर ये इफ इट्स लेंथ इज से 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज से 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेबल एंड book is 200 centimeter square. So suppose it starts moving at 10 Newton, so it means friction is also
10 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स 10, तो 10 न्यूटन पे मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। 10 से कम अप्लाइड फोर्स पे मोशन प्रोड्यूस नहीं होता। सो 10 न्यूटन से जितनी भी कम वैल्यू, वी कैन से ऑल वैल्यूज, ऑल फोर्सेस लेस देन 10 न्यूटन आर कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शंस। तो इट स्टार्ट्स मूविंग एट फोर्स 10 न्यूटन, सो फ्रिक्शन इज 10, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू दिस। अगर आप इस बुक को ऐसे रखेंगे टेबल में, ऐसे, दिस इज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कम हो गया, सपोज इट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेबल एंड बुक हैज़ बीन रिड्यूस, यू विल फाइंड ये बुक फिर से 10 न्यूटन की फोर्स पे चलना स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स फिर से फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ है दैट इज़ 10 न्यूटन। ऑल्दो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हैज़ डिक्रीज, हेयर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वॉज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट यहाँ भी मोशन 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके प्रोड्यूस हुआ था, विच शोज़ के फ्रिक्शन 10 न्यूटन। हेयर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घट गया है, लेकिन फिर से 10 न्यूटन की फोर्स पे मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। सो वी कैन से फ्रिक्शन रिमेन सेम, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये भले ज़्यादा हो या कम हो। सो बुक को जैसे मर्जी रख लिया जाए, दिस फ्रिक्शन विल रिमेन सेम। देन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये से दिस इज block, its mass is 5 kg, so its weight will be mg is equal to 5 kg multiplied by 10 meter per second square, this is 50 newton. So this surface will exert upward force on the body block, and this is called normal reaction. It is called normal reaction. तो if is 50 Newton, they are equal because body is at rest. से ये बॉडी चलती है हमारी 10 न्यूटन की फोर्स। अगर मैं इस फ्रिक्शन इज हियर 10 न्यूटन, if I place another body on it, ये 5 kg 5 kg की दो होगी। नो अब टोटल वेट, ये मास इज 10, सो इट इज़ 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ के कितना हो गया 100 न्यूटन। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। सो अब यू विल फाइंड कि इसको आगे मूव करने के लिए वी विल रिक्वायर डबल फोर्स 20 न्यूटन। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब फ्रिक्शन बढ़ गया, कितना हो गया, फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन, हेयर इट वाज 10 न्यूटन। सो क्या इंक्रीज हुआ, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया, मास बिकम्स 10 kg। सो नॉर्मल रिएक्शन जो पहले 50 था अब 100 हो गया। सो इफ़ नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीजेज then friction also increases, so it shows that limiting friction is directly proportional to normal reaction. So it is due to increase in friction कि अगर आपकी साइकिल पे एक बच्चा और बैठ जाए then you will have to pedal very hard, आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मास बढ़ने से जो सड़क रोड आपकी साइकिल के टायर पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा वो बढ़ जाए। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा एंड यू विल नीड मोर फोर्स टू मेंटेन या मूव साइकिल फॉरवर्ड। सो F is directly proportional to n, this is some constant of proportionality. It is called coefficient of friction, coefficient of limiting friction, L stands for limiting. From here FL
अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू एल. What is this? This is force. इसके यूनिट न्यूटन. ये नॉर्मल रिएक्शन है. नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो फोर्स. इसके यूनिट भी न्यूटन. So it has no unit. Then angle of friction. This is a body of mass m. It is placed on the floor. This is normal reaction and this is force of friction. ये this is resultant. According to parallelogram law, r vector is resultant of n vector and f l vector. This is applied force. ये बॉडी इधर चलाने की कोशिश कर रहे हैं इसको. तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा. दिस इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन. दिस एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड आर वेक्टर इज कॉल्ड angle of friction. So we can say angle between normal reaction and r vector या r force is called angle of friction. या we can say angle between normal reaction और इसकी जगह क्या कहते हैं हम, r is resultant of normal reaction and limiting friction. I repeat, angle between n and r. R is resultant of n vector and fl vector. So either you say it is angle between normal reaction and r vector, और इस r को मैं कहता हूँ इसकी जगह resultant of n and fl. So either you say angle between n normal reaction and R, or you can say angle between n and r के बजाय resultant of n vector and f. Now from this triangle OAC, tan theta is AC upon OA. AC is equal to FL. So AC is equal to FL. OA is equal to n. So ये this ratio is mu L. ये रहा. FL is equal to mu L and FL upon n is mu L. So this is, we can say, tangent of angle of friction is equal to coefficient of limiting friction. Now then we have next angle of repose denoted by alpha. अगर आप इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को इंक्रीज करते जाओगे, से पहले ये ऐसे था, दिस इज इंक्लाइंड सरफेस, ये इतना एंगल था. अब फिर आपने इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ा दिया ऊपर की तरफ, इसको आप ऊपर लेके जा रहे हो इससे, तो ये एंगल बढ़ गया, ये एंगल और बढ़ा दिया मैंने. सो आई एम इंक्रीजिंग दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. सो ये एंगल कम था, से दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री. सो यहाँ पे हमने एक बॉडी रखी, ये बॉडी नीचे नहीं आ रही है, इट इज़ नॉट स्लाइडिंग, नॉट, ये यहाँ भी स्लाइड नहीं कर रही. जब मैं 40 डिग्री एंगल करता हूँ, ये बॉडी नीचे आना स्टार्ट कर देती है. सो दिस 40 डिग्री इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. हाँ, 42 रखेंगे फिर भी ये बॉडी नीचे आएगी, 43 रखेंगे तो भी नीचे आएगी, बट एट व्हाट मिनिमम एंगल दिस बॉडी स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन, 40 डिग्री. So this 40 degree is called angle of repose. So we can say it is the minimum angle that an inclined plane, it is, this surface is inclined plane. So it is minimum angle that an inclined plane makes with horizontal. This is horizontal. Minimum angle which this inclined plane makes with horizontal, so that body placed on the inclined plane just begins to slide. Now we know ये बॉडी रखी हुई है, ये अर्थ की फोर्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधी. तो दिस इज वेट ऑफ द बॉडी. आई वांट टू रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स. तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया. इफ यू लुक एट दिस पैरेललोग्राम, दिस ये पैरेललोग्राम,
इसमें दिस इज एम जी, दिस एम जी फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ एम जी कॉस अल्फा एंड एम जी साइन अल्फा अकॉर्डिंग टू पहले रूल में. So we can say mg is resultant of mg sin alpha और mg cos alpha, या यूं कह लो कि ये दिस इज mg, दिस एंगल इज अल्फा, तो ये कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बना रहा है mg, दिस इज mg cos alpha एंड दिस इज mg sin alpha. These are rectangular components of mg. इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, सो दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. दिस एंगल इज अल्फा. क्यों? ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल अल्फा है. जो दो लाइनों के बीच में एंगल होता है उतना ही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है. तो ओ ए और ओ बी के बीच में अल्फा है. दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑफ ओ ए, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑफ ओ बी. ये तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी एंगल अल्फा. तो फिर इसको रिजॉल्व करेंगे हम. ये एम जी कॉस अल्फा, दिस इज एम जी साइन अल्फा. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ओ बी सरफेस के परपेंडिकुलर. एन एंड एम जी कॉस अल्फा दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे कैंसल आउट. ये बॉडी क्यों स्लाइड करना स्टार्ट करेगी एक पर्टिकुलर एंगल पे? सी, ये जब 20 डिग्री था, यहाँ 20 डिग्री पुट करोगे आप, ये फोर्स की वैल्यू कम है. जब ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री पुट करेंगे, जब ये अल्फा बढ़ गया तो फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है बढ़ गई. सो वी कैन से व्हेन वी गो ऑन इंक्रीजिंग दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, व्हेन दिस एंगल विल इंक्रीज, दिस डाउनवर्ड फोर्स विल आल्सो इंक्रीज. और मान लिया ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 5 न्यूटन, तो जब एंगल 10 डिग्री था तो ये थी सपोज 1 न्यूटन से 1 न्यूटन. जब हमने इसको 20 कर दिया तो ये फोर्स बढ़ के 20 न्यूटन, 30 कर दिया से 3 न्यूटन, 40 कर दिया सपोज 4 न्यूटन, 50 डिग्री कर दिया ये 5 न्यूटन. तो चलिए मैं इसको 50 लेता हूँ. 50 पे बॉडी नीचे स्लाइड करना स्टार्ट करती है. तो 50 डिग्री इज एंगल ऑफ रिपोज बिकॉज बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन एट 50. तो एट 50 डिग्री ये जब अल्फा 50 डिग्री हो जाएगा, दिस डाउनवर्ड फोर्स विल बिकम इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. अगर ये 10 डिग्री होगा तो दिस फोर्स विल बी सेट 1 न्यूटन, इट इज़ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी नीचे नहीं है. अगर इसको 20 डिग्री कर दूंगा, डाउनवर्ड फोर्स विल बी 2 न्यूटन, अगेन दिस डाउनवर्ड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी नीचे नहीं आएगी. सो जब ये 50 डिग्री हो जाएगा, दिस डाउनवर्ड फोर्स विल बिकम से 5 न्यूटन और इसके बराबर होगी, और अब ये बॉडी नीचे आना स्टार्ट कर देगी. हाँ, इफ़ आई इंक्रीज दिस एंगल टू 60, ये 6 न्यूटन हो जाएगी, और ये तो 5 ही रहेगी. नो, इट विल नॉट इंक्रीज, इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू. सो अब ये अगर 6 हो गई नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 5, तो रिजल्टेंट फोर्स इज 1 न्यूटन. बट एट 50 डिग्री दे विल बी इक्वल. So we can say when body just begins to slide, FL is equal to mg sin alpha. These two forces are also equal. mg cos alpha is equal to n. Divide these two. ये कट गया. This is tan alpha. You know this is mu l. And from 1 number equation, tan theta is mu l. From here tan alpha is mu l. Equate करो दोनों को. ये right hand side same है, तो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम. तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू अल्फा, कि बोथ एंगल आर इक्वल. सो दैट्स ऑल अबाउट that's all in this lecture. So thank you for watching.